इसके बाद है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखें, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने रास्ता हमवार किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऑटोमेटिक सी बात है कि जब रॉ मटेरियल मिले, ऑटोमेटिकली उन्हीं रॉ मटेरियल से क्या बनाए गए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? शाबाश। यानी कि मैनुअल प्रोडक्शन को रिप्लेस करना मशीन प्रोडक्शन, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसमें क्या किया गया, मशीन ने रिप्लेस कर दिया ह्यूमन लेबर को। अब आप लोग सारे समझदार हैं। अगर मशीन ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर रही है तो मोमेंटरली क्या आएगी, शाबाश, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी इसकी वजह से। न्यू एनर्जी सोर्सेज वर डेवलप्ड टू पावर द मशीनरी। वाटर, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें डिस्कवर हुई और मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल बढ़ गया, जिसका एल्यूमिनियम, कोर और कॉपर वगैरह। अच्छा, अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन के अंदर ही क्यों आया? क्वेश्चन होना चाहिए ना कि यूरोप, पूरा यूरोप है, यूरोप के अंदर या तो यूनिफॉर्मली पूरे यूरोप के अंदर, स्पेसिफिकली ब्रिटेन के अंदर क्यों आया? व्हाई डिड ब्रिटेन टेक अ लीड? नंबर वन, ब्रिटेन के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। लोहा और कोयला। लोहा यूज करता था इंस्ट्रूमेंट्स की प्रोडक्शन में, कोयला यूज होता था एज अ मीन्स ऑफ एनर्जी, स्टीम के तौर पर उसको यूज करता था। नंबर टू, नेविगेबल रिवर सिस्टम। ब्रिटेन के पास बड़ी सुपीरियर नेवल फोर्स मौजूद थी। ब्रिटेन के पास बड़े अच्छे रिवर सिस्टम मौजूद थे। प्रोडक्ट्स को तैयार करना, प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करके मार्केट्स तक लेके जाना, और फिर कुछ सेंटर से रॉ मटेरियल्स को कैरी करके मार्केट तक, इंडस्ट्री तक लेके आना। उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट। सड़कें तो बनी नहीं थी, तो एक ही जरिया था, वो कौन सा था, ब्रिटेन का। वहां पे देखे मैप सारे बच्चे, यूके का इर्द गिर्द क्या पड़ा हुआ है, सारा का सारा पानी। और इसके अंदर भी एक बड़ा वेल एस्टैब्लिश रिवर सिस्टम मौजूद है। और उस वक्त ना गाड़ियां थी, ना कोई और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, तो एक बड़ा रिलायबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो था थ्रू नेवल चैनल्स। तो वो इसके पास नेवल शिप्स भी अच्छी खासी मौजूद थी और उनके लिए चैनल्स भी मौजूद थे। फिर सबसे बड़ा पॉइंट, इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल। वो कॉलोनीज, कॉलोनीज इसके पास मौजूद थी, इंडिया के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी, और अमेरिका के अंदर भी। फिर ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद थी जो कैपिटलिज्म को क्या करती थी, सपोर्ट करती थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्रोडक्शन को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। हर बंदा अपना कारोबार कर सकता है, हर बंदा प्राइवेट कंपनी बना सकता है, और गवर्नमेंट उनकी इकोनॉमी के अंदर इंटरफेयर नहीं करती। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, इससे पहले आपको पता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ चुका था, साइंटिफिक थीरीज आ चुकी थी, अब सिर्फ उनको मटेरियलाइज करने की जरूरत थी। फिर साथ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया और लोगों ने लर्निंग और सर्च के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इट मींस कि लैंड ओनर्स ने साइंटिफिक बुनियादों पे एक्सपेरिमेंट किए, बीज को बेहतर करने की कोशिश की, क्रॉप प्रोटेक्शन की, लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग की, और इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स में इजाफा हुआ। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सबसे पहला जो सिस्टम ब्रिटेन के अंदर आया वो था फैक्ट्री सिस्टम। इस्लाम। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो चेंज आया, दैट वाज फैक्ट्री सिस्टम। क्योंकि अब जो मशीनरी थी वो इतनी बड़ी थी कि घरों में नहीं रखी जा सकती थी, उसके लिए आपको स्पेशल जोन्स बनाने पड़े, और उनको क्या नाम दिया गया, फैक्ट्री हाउसेस। और उससे फैक्ट्री सिस्टम बने, डेवलप्ड टू रिप्लेस द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, faster method of production, workers concentrated in a set location। और यानी कि एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन एंटीसिपेटेड डिमांड। डिमांड प्रोडक्शन कैसी होती थी, वो देखते थे कि उनकी मार्केट कहाँ पे,
मार्केट की डिमांड कितनी है, और डिमांड के मुताबिक वो क्या डिसाइड करते थे, सप्लाई। फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या होती थी, प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों स्टार्ट हुआ? नंबर वन, देखो ना, आपने अगर इंडस्ट्री लगानी है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैसा, कैपिटल चाहिए ना। तो ब्रिटेन के पास हर फॉर्म में कैपिटल मौजूद था, फाइनेंशियल कैपिटल भी था, रिसोर्स की फॉर्म में भी कैपिटल था, और नेवल कैपिटल भी था, सारे के सारे रिसोर्सेज मौजूद। फिर इनको चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए था, वो इनके पास कॉलोनियल सिस्टम बड़ा तगड़ा था, वो इनके पास आ सकते थे। इंडिजिनस रॉ मटेरियल्स भी मौजूद थे। फिर जब आपने एक चीज बना ली, उसको बना के सजाने के लिए थोड़ी रख देते हैं, वो हमने बेचनी है मार्केट में, उसके लिए हमें चाहिए कस्टमर्स या क्लाइंट्स। तो ब्रिटेन ने अपनी पॉपुलेशन को तो एक्सप्लॉइट करना नहीं था, तो उसको मार्केट्स कहाँ पे मिली, कॉलोनीज के अंदर, ठीक है। फिर ब्रिटेन को बड़े सस्ते वर्कर्स मिल गए। वर्कर्स सस्ते क्यों मिले, देखें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, एक तो कॉटेज इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री मार्केट की डिमांड और मार्केट की क्वालिटी के मुताबिक प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती। हाथ से बनी हुई चीज और मशीन से बनी हुई चीज के दरमियान तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है, और लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए ये वाला तबका क्या हो गया, फिर खाली वेला हो गया, इनके पास करने को कुछ नहीं था, तो ये कन्वर्ट हो गया चीपर पीपल में। इसी तरह जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया और कैपिटलिस्ट फार्मिंग स्टार्ट हुई, तो जितने भी छोटे छोटे किसान थे, उन्होंने भी फार्मिंग को छोड़ा और किस तरफ आ गए, लेबर की तरफ। तो ब्रिटेन को एक फायदा ये मिला कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज फैसिलिटेटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। चीप लेबर इसको मिल गई। फिर इसके पास मर्चेंट मैरीन मौजूद थी। मर्चेंट मैनीर का मतलब ये है कि ब्रिटेन के अंदर बड़े स्किल्ड इंटरप्रेन्योर्स मौजूद थे, जो क्या करते थे, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे, वहां पे उनको एक्सेस थी, लेट्स। अब ब्रिटेन, आपको पता है, इस सदी के अंदर जो ब्रिटेन का सिस्टम था ना, वो नेवल एक्सपीडिशन को बड़ा स्पॉन्सर करता था। यानी कि जो मुहिम जो होते थे ना, नेवल एक्सपीडिस्ट, उनको पैसे गवर्नमेंट, आप जाएं और जाके देखें कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज है, हमें बताएं, हम जाके वहां पे कब्जा करेंगे, तो उनको स्पॉन्सर किया जाता था। फिर साथ ब्रिटेन की ज्योग्राफी उसके लिए बड़ी यूनिक थी। अब तो उसकी लोकेशन देखें कि वो बिल्कुल ओशन के ऊपर पड़ा हुआ है, दुनिया के किसी भी कोने में जाना, सुपीरियर नेवी मौजूद है, नेवल शिप्स मौजूद है, नेवल चैनल्स के ऊपर उसकी ग्रिप मौजूद है, बीइंग कॉलोनियल पावर, तो इसलिए उसकी ज्योग्राफी भी उसको कम्प्लीमेंट कर रही थी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने ब्रिटेन के एक इंडस्ट्रियल पावर बनने में हेल्प की। तो मसला, अब हम इसके कैपिटल की बात करते हैं तो ब्रिटेन का कैपिटल, देखो, पहली बात, मर्चेंट्स के पास कैपिटल था फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। उनके पास, आपको पता है, जब आपने फैक्ट्री बनानी है तो बिल्डिंग के अंदर ही फैक्ट्री होगी ना, तंबू के नीचे थोड़ी लगाएंगे। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए पैसा था, मशीनरी परचेज करने के लिए और रॉ मटेरियल्स के लिए भी उनके पास कैपिटल मौजूद था। दूसरा, जो इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, वो उनको मार्केट, मिडिल क्लास मार्केट उनके पास बहुत ज्यादा थी, और साथ उनको क्या मिलता था, रॉ मटेरियल्स। उसके साथ साथ ब्रिटेन के पास ऐसे रॉ मटेरियल्स मौजूद थे जिससे वो क्या कर सकता था, अपनी प्रोडक्शन को अचीव करते को ना। अब अगर आपने लेट से जूते बनाने हैं खाल से, तो आप उसको गर्म तो करना पड़ेगा ना। तो ब्रिटेन के अंदर, अपने हमने पढ़ा था, ब्रिटेन के इंडिजिनस रिसोर्सेज कौन कौन से थे, कोल और आयरन। बजाय ये कि आप बाहर से कोयला लेके आए और वहां पे आप पहले उसकी डिगिंग करें, एक्सट्रैक्शन करें, 2-4 महीने का एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन और 6 महीने इंडस्ट्री बंद रहे पीछे, तो आप तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जब तक आपके इन हाउस रिसोर्सेज नहीं है, तब तक आप इंडस्ट्री को सस्टेन नहीं कर सकते। तो ब्रिटेन के जो इंडिजिनस रिसोर्सेज थे वो बहुत अबंडेंट थे, उनकी एक्सट्रैक्शन भी इजी थी, तो इसलिए उसकी इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही अच्छा पॉइंट था। फिर इंग्लिश पीपल कुड फ्रीली ट्रेवल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द सिटीज। क्यों? क्योंकि उनके पास नेविगेबल चैनल्स मौजूद थे, दरिया थे, नेवल शिप्स थी, और उनके दरमियान कम्युनिकेट करना बड़ा आसान था। अपनी प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट्स और ओवरसीज मार्केट में लॉन्च करना बहुत कन्वीनियंट था।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मर्चेंट, आपको पता है ब्रिटेन के अंदर ताजर बहुत ज्यादा थे। अब ब्रिटेन जो था वो इंडिया में भी ताजर बन के आया था और ताजवर बन गया था। तो हर जगह पे प्राइमरीली ये मर्चेंट्स के तौर पे जाते थे। तो इसकी जो मर्चेंट फ्लीट थी बहुत बड़ी थी, यानी कि वो इनके मर्चेंट जो थे ना वो बेसिकली इनके जंगी जहाज थे, जहां जाते थे वहां की इंफॉर्मेशन कब्जा भी करवाने में यही हेल्प करते थे। फिर अगर हम इंग्लैंड की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसका ना बेसिक बड़ा यूनिक पॉलिटिकल सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। इट इज एन आइलैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल फोर टाइप। तो इसके लिए कम्युनिकेट करना, वो आप देखें जरा ब्रिटेन को ना, कि चारों तरफ से इसको पानी ने घेरा हुआ है, और चाहे अमेरिका की तरफ इसने मूव करना है, ऊपर आपके नॉर्दर्न यूरोप में जाना है, नीचे अफ्रीका में आना है, साउथ अमेरिका में आना है, जब एशिया या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना है, इसके लिए चैनल्स ओपन है। ठीक है, और चैनल्स ओपन थे तभी आप देखें इतनी दूर अमेरिका और यहाँ तक ये जो है आप देखिए, ये तो आपका स्टेट ऑफ मलाका, कहाँ तक इसका कंट्रोल था, कहाँ बदलाव देखिए कहाँ तक आप यहाँ सारा का सारा साउथ ईस्ट एशिया में इसका कंट्रोल था। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में इसका कंट्रोल, आपको पता है क्योंकि जेड के नीचे इसके साउथ है। ठीक है, यूरोप के अंदर इसका बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो जितने भी मार्केट्स थी दुनिया के अंदर, मिडिल क्लास मार्केट्स, वहां पे की एक्सेस बड़ी आसान थी, just because of its weak geography. फिर ग्रेट ब्रिटेन डिड नॉट सफर फाइटिंग ऑन इट्स लैंड ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 18th सेंचुरी। आपको पता है 18th सेंचुरी में यहाँ पे आए थे मिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीसफुल फॉरेन पॉलिसी ऑप्ट की। उन्होंने कहा कि जो रॉयल ट्रेजरी डिप्लीट हो रही है ना जंगों की वजह से, हमने किसी के साथ जंग नहीं करनी, फ्रांस के साथ मसला था सुलह कर ली, और उनसे कहा कि ना हम किसी कॉन्टिनेंटल वॉर में शरीक होंगे, ना किसी ट्रांस कॉन्टिनेंटल वॉर लड़ेंगे, हम अपने अंदरूनी मामला में फोकस करेंगे। तो पीसफुल फॉरेन पॉलिसी ने भी उनको बड़ा फैसिलिटेट किया। आइलैंड्स हैज एक्सेलेंट हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अब देखो, जो एक मुल्क आइलैंड होता है ना, उसके लिए गुड्स की ट्रांसपोर्ट लेके फिर गुड्स की जो लोडिंग और अनलोडिंग होती है ना, वो बड़ी आसान होती है। देखो आपने जो जो सामान आता है ना, ये बिलियंस ऑफ टन्स की, ऐसे थोड़ी होता है कि आपने एक छोटी सी वो गठरी फेंकी और भगा दिया जहाज। लोडिंग होती है, उसमें कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं लोडिंग में। ठीक है, बड़े मैसिव स्केल पर लोडिंग करते हैं, और वो कब आसान होगा, जब वहां पे हार्बर्स, बंदरगाह। बंदरगाह, अब आप लोगों को पता होगा क्या होती है बंदरगाह। सी पोर्ट, वेरी गुड। मैं कोई कोई बच्चा नहीं बोलेगा जिससे पूछूंगा। लास्ट स्टूडेंट, बेटा आप बताएं, बंदरगाह नेट से ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये चारों तरफ से समंदर है। तो इसका हर बॉर्डर है बंदरगाह, जहां से समंदर, यानी कि जहां से समंदर लैंड को कनेक्ट करेगा वो बंदरगाह। लास्ट, कोई अगर यहाँ होती थी आज वहां पे उसको मतलब खुद बना वो ओके ठीक है। अनिका, व्हाट इज अ पोर्ट, सी पोर्ट। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत good। ये अगर इंटरव्यू में उन्होंने सवाल कर लिया ना कि व्हाट इज अ सी पोर्ट, और आप कहें जी यही मेन एक ही क्राइटेरिया है। अल्लाह के बंदो, बंदरगाह उसे कहते हैं कि जहां पे जमीन की सतह के साथ समुद्र की इतनी गहराई हो कि जो आपकी नेवल शिप है ना वो लैंड को एक्सेस कर सके। आमतौर पे आप देखो, अगर ये समुद्र है ना, तो यहाँ पे वैसे ही शुरू हो जाता है, जहाँ को फंस जाता है यहाँ पे आके। तो उस खास पॉइंट को सी पोर्ट कहते हैं, जहाँ पे ओशन या वाटर बॉडी इतनी डीप हो कि वो लैंड तक किसी भी नेवल शिप को क्या करे, एक्सेस करवा। इसीलिए आपको ऑर्बिटर सिंबल होता है ना, आपको होता है वो होता है एरिया बड़ा शैलो वाटर्स का। और
और वहां पे आमतौर पे शिप्स नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? तो वहां पे सैंड और ब्लीच होती है और वहां पे शिप्स स्टक हो जाती है और वो आमतौर पे 5 से 6 किलोमीटर तक का भी जोन बन जाता है अक्सर। बड़ा कम गहराई, गहराई तो समंदर के अंदर होती है ना जहाँ पे। तो इसलिए खास ऐसा जोन जहां पे समंदर की गहराई इतनी हो कि वो नेवल शिप को एक्सेस प्रोवाइड करे। अब देखो ना, अब 6 किलोमीटर अंदर जाके थोड़ी लोडिंग करनी है, बंदा जा रहा है रास्ते में डूब गया तो। कराची की बंदरगाह है ना, वहां पे खास पॉइंट है, पोर्ट कासिम है हमारी। तो वो क्यों उनको पोर्ट्स कहते हैं? क्योंकि वहां पे समंदर की गहराई बिल्कुल उतनी जितनी सेंटर में होती है। जहाज लोडिंग और अनलोडिंग बड़ी आसान हो जाती है। क्लियर है? गहराई इज ओनली क्राइटेरिया फॉर सी पोर्ट। बनाई नहीं जाती मतलब, तो समंदर को कैसे आप गहरा करोगे? 6 किलोमीटर अंदर चलते जाओगे, कुछ नेचुरल कुछ हो ये जिनको थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ दी सी पोर्ट्स आर नेचुरल। अब कराची की नेचुरल है, गवादर की नेचुरल है। नहीं, उसको पता है जो हम करते हैं ना, उनको रीस्ट्रक्चर करते हैं, उस समुद्र के अंदर से नहीं करते। हम सिर्फ एक राउंड, हाँ हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उसका जो होता है ना, उसका एक ट्रैक है, उस ट्रैक को बना देते हैं, स्टील का बना देते हैं, ताकि हमारे जो ऑपरेशन है, ट्रेड ऑपरेशन वो जरा स्मूथ। तो बंदरगाह स्पेसिफिकली देखो, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की 1046 किलोमीटर की पट्टी जो है ना, वो सारी पट्टी है, लेकिन सारी वो नहीं है बंदरगाह। बंदरगाह स्पेसिफिकली उस जोन को कहेंगे कि जहां पे समंदर कम से कम इतना गहरा है कि नेवल शिप मैक्सिमम पॉसिबल एज तक चली जाए लैंड। चले, फिर इन्वेंशंस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता है जरूरत इजाद की मां है, तो जैसे जैसे ब्रिटेन के अंदर डिस्कवरीज हुई वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पिटस मिलता रहा। अब देखें, जब स्पिनिंग मशीन आई, स्पिनिंग मशीन का मतलब क्या है? बर्तन बनता है, वो देखा कभी? मट्टी का बर्तन, वो स्पिनिंग मशीन के ऊपर ही बन रहा होता है, ठीक है। जब स्पिनिंग मशीन आई तो फिर क्या था, उन्होंने कहा कि अब ना जो वीविंग है या बुनने का जो अमल है ना, इसको थोड़ा सा तेज करना है, ये जरूरत थी। तो जरूरत के लिए फिर क्या चीज डिस्कवर हुई? पावर लूम। पावर लूम, देखो पावर लूम का तो पावर से वो उस चीज को क्या कर सकते थे, उसको ऑपरेट करते थे। इसी तरह जब पावर लूम डिस्कवर हो गया तो अब थी रॉ कॉटन की जरूरत। तो उसके लिए क्या हो गया, कॉटन जिन डिस्कवर हो गया, यानी कि ऐसी कॉटन की क्रॉप डिस्कवर हुई जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा थी और थ्रू आउट सीजन वो क्रॉप कल्टीवेट की जा सकती थी। फिर जब कॉटन जिन आ गई तो फिर आई डिमांड फॉर स्ट्रॉन्गर आयरन। तो वो फिर कैसे हुआ? इंप्रूवमेंट इन आयरन स्मेल्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टील। आपको पता है जो स्टील है ना, इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन। ये आयरन और दूसरी एल्यूमिनियम के मिलने से बनता है स्टील। इसी तरह एज मोर स्टीम पावर्ड मशीन्स वर बिल्ट, फैक्ट्रीज नीडेड मोर पावर टू क्रिएट दिस स्टीम। उससे फिर क्या इन्वेंट हुआ? माइनिंग मेथड्स। तो देखें, जरूरत इंसान को डिस्कवरीज की तरफ गाइड करती गई है हमेशा, और द प्रोसेस ऑफ इन्वेंटिंग नेवर एंड्स। One invention inevitably leads to improvements upon it and to more inventions, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, तो ग्रोथ किसकी हुई? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। सबसे पहले फ्लाइंग शटल डिस्कवर हुआ। ये एक हैंड ऑपरेटेड मशीन थी जो कि विंग की स्पीड को बढ़ाती थी। उसके बाद स्पिनिंग जेनी आ गई, एक होम बेस्ड मशीन जो कि इससे 8 गुना ज्यादा तेजी से उस धागे को घुमाती थी। फिर आ गया बॉटल फ्रेम। बॉटल फ्रेम जो मशीन थी वो इतनी बड़ी थी कि घर में इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसके लिए स्पेशल क्या बनी? फैक्ट्रीज, यानी कि साइज इंक्रीज हो गया। देखो ना, कॉटन है, कॉटन को मशीन, आप लोगों ने कभी रेशम के कीड़ों से धागा बनते देखा है? उसकी बार बार स्पिनिंग करते हैं, और स्पिनिंग जितनी अच्छी होगी उतनी थ्रेड की क्वालिटी अच्छी होगी। तो देखो, पावर लूम से फ्लाइंग शटल इस तरह वो चीजों को मॉडिफाई कर करके हुआ है। उसके बाद फिर स्पिनिंग म्यूल आ गया। उसने मजीद क्या किया? कंबाइन द स्पिनिंग जेनी एंड द वाटर फ्रेम इनटू अ सिंगल डिवाइस, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फाइन थ्रेड। तो पहले धागे में जो थोड़ी सी वो एबनॉर्मल रह जाता है, थोड़ी सी रफ अपीयरेंस आती है, उसको भी खत्म किया। फिर पावर लूम आया, और पावर लूम ने क्या किया? ये ऑटोमेटिकली
सारी चीजें कन्वर्ट, धागे को किसमें कन्वर्ट करता था, कपड़े में। यानी कि पहले जो होती थी ना उसकी स्पिनिंग, वो सिर्फ एक डायमेंशन में होती थी। कपड़ा बनाने के लिए आपको 2 और 3D उसकी वोमन के उसकी करनी पड़ती स्पिनिंग। तो वो कपड़ा बनाना शुरू हो गया 1785 के अंदर। फिर कॉटन जिन डिस्कवर हुआ और उससे कॉटन की सप्लाई और उसकी जो रॉ कॉटन उसकी कॉस्ट को कम किया गया। फिर सीविंग मशीन आ गई, सिलाई कपड़े सिलाई करने वाली मशीनें, जो आज अर्लीस्ट कब आई थी 1846, और इससे सिलाई करने के जो थी स्पीड वो बढ़ गई। तो ये बेसिकली कॉटन रेवोल्यूशन है। अच्छा, अब चीजें तैयार हो गई, दूसरा मरहला था चीजों को मार्केट तक लेके जाना। उसके लिए क्या चाहिए थी, ट्रांसपोर्टेशन। तो जब जब प्रोडक्शन बढ़ी तो उसके लिए मार्केट की जरूरत पड़ी और रॉ मटेरियल चाहिए थे, तो फिर जरूरत थी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की। अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले केनाल, बार्जिस होते थे, खच्चर यानी कि खोती रेडी, सुनी हुई है ना, वो उसको चांद गाड़ी कहते हैं, गधा गाड़ी। हाँ, पहले वो गधा गाड़ियां होती थी, वो यूज होती थी। शिप्स पावर्ड बाय सेल्स, कश्तियां थी लेकिन चप्पुओं से, बंदे थक जाते बेचारे चप्पू मार मार के। हॉर्स ड्रॉन वैगन्स, तांगा देखा हुआ है, तांगे को कहते हैं वैगन, हॉर्स ड्रॉन वैगन, ठीक है। और कार्स, छकड़े, और दूसरे जो कार्ट होता है इसी तरह का, लेकिन उसमें घोड़े की जगह को भैंस या भैंसा आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ट्रेन आ गई, स्टीम शिप्स आ गई, ट्रॉलीज आ गई और ऑटोमोबाइल्स आ गई, गाड़ियां वगैरह आ गई, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन का रेवोल्यूशन देखें कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले अमेरिका के अंदर क्या डिस्कवर हुआ था, स्टीम बोट और स्पेड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद फिर पक्की सड़कें, वो जो सड़क होती है इसमें पहले कंक्रीट बिछाते हैं, फिर उसको पक्का करते हैं, फिर उसको कंक्रीट ऊपर करते हैं, वो कब बनी थी, तो कहते हैं मैकेडमाइज्ड रोड्स। तो ये बेसिकली मैकेडम ने बनाई थी। और जिनको हम पेव्ड रोड्स, क्या पहले कच्ची सड़कें होती थी, कच्चे रास्ते होते थे। पहली दफा ये जो आज वाली सड़कें ना कंक्रीट वाली, और ये लेड होती थी, देखिए नीचे पत्थर बिछा दिए, उसके ऊपर बजरी आ गई, और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके फिर ऊपर से इसको स्मूथ ट्रैक बना देते थे। तो ये 1810 में ये स्टार्ट हुआ था। फिर जॉर्ज स्टीफनसन का लोकोमोटिव तरीका, जिसमें स्टीम इंजन डिस्कवर हुआ, और उससे चीजों की जो ट्रांसपोर्ट थी उसको मजीद बेहतर किया गया। स्टीम इंजन के बाद अगला स्टेप था गैसोलीन इंजन, पेट्रोल तेल से, ठीक है। इट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी कि पहले उससे डीजल से गाड़ियां चलती थी, तो उससे डीजल इंजन इंजन दरियाफ्त हो गया, डीजल इंजन और चीपर फ्यूल आ गया। उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली 1900 के अंदर एयरप्लेन और एयर ट्रांसपोर्ट आई। तो देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आज अगर हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, तो वो आज आपकी जो नेवल शिप्स हैं उनके जरिए भी हो रही है, और एयर आपके एरोप्लेन्स के जरिए भी हो रही है। अच्छा, फिर कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन और मार्केट के दरमियान एक कम्युनिकेशन होनी भी जरूरी थी, ताकि आप मार्केट के साथ इन टच रहें और कनेक्टेड रहें। मार्केट के ट्रेंड्स को आप देखते रहें कि डिमांड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। सबसे पहले देखें टेलीग्राफ आया, उससे ट्रांस कॉन्टिनेंटल, आपको पता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ना, तो टेलीग्राफ के जरिए कम्युनिकेट करते थे। टाइम तो लगता था 4-5 दिन मैसेज पहुंचने में, लेकिन फिर भी 2-3 माह से एटलीस्ट बेहतर था कि एक बंदा समंदर के रास्ते जाए और ब्रिटेन पहुंचे 4-5 माह में। रास्ते में सैलाब तूफान आ गया, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को प्यारा भी हो सकता था। तो टेलीग्राफ की डिस्कवरी से एटलीस्ट कम्युनिकेशन ट्रांस कॉन्टिनेंटल बेहतर हो गई। फिर टेलीफोन आया 1876, और किसने किया था, ग्राहम बेल ने। इससे इंसान की जो पहले जो टेलीग्राफ था ना, ये इंसान की आवाज को कम्युनिकेट नहीं करता, रिटर्न मैसेज टाइप किया जाता था। अब इंसान की आवाज को कम्युनिकेट करने के काबिल हो गए। फिर उसके बाद अटलांटिक केबल आई, जिसको पहली दफा कहाँ पे बिछाया गया, अमेरिका और जो आपके सामने, अमेरिका अटलांटिक ओशन में अमेरिका और यूरोप के दरमियान, और इस तरह वो एक केबल फोन के जरिए कनेक्ट हो गए। फिर उसके बाद वायरलेस टेलीग्राफ आता, एन अर्ली फॉर्म ऑफ द रेडियो 1895, और ये मार्कोनी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। नो वायर्स नीडेड फॉर सेंडिंग मैसेजेस, अब वायरलेस कम्युनिकेशन, पहली वायर्ड थी अब वायरलेस हो गई। फिर रेडियो ट्यूब आई,
रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, एफएम रेडियो, एएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आई, ठीक है। फिर दुनिया मजीद रंगीन हो गई, टेलीविजन आ गया, और फिर ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्ट आ गया, और बाकी आज सोशल मीडिया आ गया, मीडिया मजीद जो है ना वो मॉडर्न हो गया। अच्छा, अब इसके इफेक्ट्स देखिए, इफेक्ट्स क्या आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। स्मॉल फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, खत्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए चीप लेबर के अंदर। फैक्ट्री वर्कर्स के क्या करा, अब देखो ये सारा का सारा सिस्टम बेस करता था कैपिटलिज्म की, और कैपिटलिज्म बेस करती है कलेक्शन ऑफ वेल्थ, और कलेक्शन ऑफ वेल्थ बड़ी होती है एसिमेट्रिक, यानी कि अगर एक फैक्ट्री से 100 रुपया मिल रहा है ना, तो 95 जो एंटरप्रेन्योर अपने पास रखेगा, 5 डिस्ट्रीब्यूट करेगा वर्कर्स में। तो वर्कर्स की जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था वो बड़ा पिटिएबल था, बड़ा डिजास्टर्स था। क्लास डिवीजन आ गया ऑटोमेटिकली, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई, प्रोडक्शन हुई, तो जिनके पास प्रोडक्शन सेंटर्स थे दे वर अर्निंग इन मिलियंस, और बाकी क्लास के पास पैसे नहीं थे, ऑटोमेटिकली एक लीड क्लास बन गई और एक बड़ी थिन सी मिडिल क्लास, और ज्यादा जो थी वो पुअर क्लास आ गई। मॉरल डिग्रेडेशन, जब इंसान को लगा ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पैसा आता है, तो इंसान बड़ा मटेरियलिस्टिक हो गया, उसने इस चीज को टोटली रेलिवेंट हो गया कि जो लोग काम कर रहे हैं ना उनके भी इमोशंस हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी ख्वाब हैं, उसने उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया, प्रोडक्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हेल्थ जाए बाद में, अल्टीमेटली उसकी जो मॉरल डी, क्योंकि वो बड़ा मटीरियलिस्टिक पैसे का पुजारी बन गया। उसने कहा अगर मेरी फैक्ट्री में एक मंथ के अंदर इतनी प्रोडक्शन हो रही है, होनी चाहिए, मरो जियो जो मर्जी करो, प्रोडक्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। इस तरह मॉरल डिग्रेडेशन आई। इंक्रीज इन नेशनल वेल्थ, जब प्रोडक्शन बढ़ी उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ी ऑटोमेटिकली नेशनल वेल्थ इंक्रीज कर। इंडस्ट्रियल टाउन्स बने, जिस तरह इंडस्ट्रियल स्टेट्स होती है ना जगह पे, तो मुख्तलिफ ऐसे एरियाज बनाए गए जहां पे क्या लगाई गई थी, और इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर सब इसका हुआ क्लाइमेट, स्मोक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट डिग्रेडेशन हुई। एग्रीकल्चर में ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्री ने ऐसी मशीनें की जैसा कि ट्रैक्टर्स, वाटर प्लफर्स, हल आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, पेस्टिसाइड्स डिस्कवर हुई, तो मजीद एग्रीकल्चर को क्या किया, इनहांस। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, सपोर्ट। पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, और इंडस्ट्रियल ने रेसिप्रोकली उसको दोबारा रीसपोर्ट। कॉलोनियलिज्म, अब देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बेटा क्या चाहिए था, लास्ट पे बचा रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कहां से मिलते थे, कॉलोनी से। तो उसके लिए क्या फिर जरूरत पेश आई, एक ऐसे निजाम की ताकि ब्रिटेन अपने मुल्क से दूर ममालिक पे एक पॉलिटिकल, सोशल और एक इकोनॉमिक कंट्रोल मेंटेन करे, और उस कंट्रोल को हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म, ताकि वहां के रिसोर्सेज को कंट्रोल करे, उनकी एक्सट्रैक्शन करे, नंबर 1। नंबर 2, उसको एक मार्केट चाहिए थी, और मार्केट भी कहाँ पे मिलती थी, कॉलोनीज के अंदर। तो दोनों टू वे जो थी ना एक्सप्लॉयटेशन, एक तो उनसे चीजें छीननी, फिर वापस उन्हीं को पैसों की बेचनी। छोटा बच्चा आइसक्रीम खा रहा, उसे छीन ली और लाओ 10 रुपए फिर ले लो मेरे से। तो यही ब्रिटेन ने किया अपनी कॉलोनीज के साथ। अच्छा, ये टॉपिक्स जो ना बड़े जनरल हैं, हिस्ट्री स्पेसिफिक इतने नहीं है, और शायद आप लोगों ने वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ इनके बारे में पहले पढ़ा हो। तो फिर 1 पेज ये रह गया, मेथडिस्ट मूवमेंट। अब आपको पता है हर रिलीजन के अंदर ना कुछ खराबियां आती हैं, और फिर मजहब के जो बड़े नेक लोग होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं मजहब को सुधारने की। जिस तरह इस्लाम के अंदर हम बात करते हैं हेरिटिकल प्रैक्टिसेस, बिदात बिदअत आ जाती है, तो फिर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स आती हैं। इसी तरह जो क्रिश्चियन चर्च था ना, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि चर्च बिकेम वेरी मच एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट, और चर्च करप्ट प्रैक्टिसेस को कमिट करने लग गया। तो चर्च को रिफाइन करने के लिए और चर्च को प्योरीफाई करने के लिए जो मूवमेंट लॉन्च की गई, जिसको क्या कहते हैं, मेथोडिस्ट मूवमेंट। तो देखिए द मेथोडिस्ट मूवमेंट फाउंडेड बाय जॉन वेस्ले एंड हिज ब्रदर चार्ल्स वेस्ले इन द 18th century
was a significant religious revival movement within Christianity that aimed to renew and revitalize the faith of its followers. The movement had a profound impact on both religious and social aspects of society. अब इसके फैक्टर्स देखें. सबसे पहले काम किया चर्च की रिफॉर्मेशन का. चर्च की रिफॉर्मेशन का मतलब ये था कि जो चर्च है ना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लोगों को कनेक्ट करना किसके साथ, खुदा के साथ. इनका काम गवर्नमेंट की मशीनरी के तौर पे ऑपरेट करना. ठीक है. इसी तरह उन्होंने ना कहा कि देखो जब एक इंसान ने अल्लाह से कनेक्ट करना है ना, उन्होंने पर्सनल प्यूरिफिकेशन के ऊपर जोर दिया. जिस तरह शाह वलीउल्लाह, इस तरह के लोग हैं ना बरेसगीर के अंदर जिन्होंने अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात, किसी ने कहा कि जब तक आप खुद तकवा इख्तियार नहीं करेंगे, अल्लाह से नहीं डरेंगे, तो अल्लाह के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. जब तक आप अल्लाह से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपकी प्यूरिफिकेशन नहीं होगी. और जब तक आपकी प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, आप क्रिश्चियन बिलीफ पर अमल नहीं कर सकेंगे. इसी तरह क्लास मीटिंग्स, जिस तरह तबलीग होती है ना, तबलीगी ग्रुप होते हैं, इन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए और उनको स्कैटर कर दिया पूरे के पूरे ब्रिटेन में और इवन ट्रांसकॉन्टिनेंटल भी. जहां जहां ब्रिटेन की कॉलोनीज होती थी ना, ये साथ ब्रिटेन इनको लेके जाते थे. आपको पता है इंडिया के अंदर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते थे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द बर्डन ऑफ वाइट मैन. ठीक है. तो ये इनके मीटिंग्स होती थी जहां पे अपने एजेंडा को डिस्कस करते थे, स्ट्रेटजीज को रीअसेस करते थे कि लोगों को किस तरह हमने चर्च के साथ क्या करना है, जोड़ना है. तो अक्सर सीन होता है बातें देख रहे हैं ना, लोग अक्सर छुपते हुए बात में क्या करते थे, इकट्ठे होते थे कि आप लोगों को वापस कैसे लेंगे. तो फिर इकट्ठे होते हैं में हर गली में वो मिलता है उसको घेर देते हैं, उसको बताते हैं उसकी जिंदगी का. इनके दरमियान एक सर्किट सिस्टम है. सर्किट सिस्टम का मतलब ये था कि इनकी ना एक प्रॉपर हायरार्की का मतलब था. एक तो इनका ऊपर मेन इनका गॉस्पेल होता था, चीफ अमीर होता था, उसके नीचे इनके जो होते थे वो सर्किट लीडर्स होते थे. लीडर्स के नीचे क्या आते थे, टीचर्स. अब हर एक सर्किट लीडर के नीचे 50 टीचर्स होते थे. उनको जिम्मेदारी देते थे किस खाने में जाना है, कम से कम जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हो, जहाँ पे कुछ सर्किट होते हैं ना, वहाँ पे जाना उनको क्रिश्चियनिटी प्रीच करनी. ठीक है. इस तरह ये इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली प्रीच करते थे. लोगों को क्रिश्चियनिटी को इन्होंने लोगों को कहा क्रिश्चियनिटी ये देशभक्ति या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. इसमें इंसानों को गुलाम बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सारे इंसान बराबर हैं और हर एक इंसान को बुनियादी इंसानी हकूक मिलने चाहिए. किसी इंसान को गुलाम नहीं बनाना चाहिए. सोशल जस्टिस की बात करते थे कि सोसाइटी के अंदर डिवीजन नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर लोगों की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर लोगों को किसी भी तरह से जो है ना अनजस्टिस वाली प्रैक्टिसेस नहीं करनी. इटिनेरेंट प्रीचिंग, ये प्रीचिंग कैसे करते थे आमतौर पे. इटिनेरेंट का मतलब ये है कि लोगों को कहते थे कि आप बाइबल पढ़ें. वो कहते थे बजाय ये कि लोगों की बातें सुने, आप बाइबल को पढ़ें ताकि आपको क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनल मैसेज समझ में आए. तो ये बेसिकली बात करते थे स्टिकिंग और रीडिंग टू बाइबल, वो बाइबल स्टडी के साथ भी लिंक करता है. हॉलीनेस डॉक्ट्राइन्स, हॉलीनेस डॉक्ट्राइन्स का मतलब ये था, वो कहते थे कि आपका जो पूरा ब्रिटेन है ना, उस सूरत में पाक हो सकता है. पहले एक इंसान पाक हो, फिर एक मुआशरा पाक हो, फिर एक गवर्नमेंट पाक हो और फिर पूरे की पूरी सोसाइटी पाक हो. तो उसके लिए जरूरी है कि पहले एक इंसान को पाक करें. जहां जहां को बच्चा मिले उसको फिर पकड़ लें, उसको समझाएं. जी. लिबरलिज्म आप सबको पता है क्या होती है लिबरलिज्म. बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं मेन हेडर्स के अंदर. लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म. आमतौर पे ये तीन निजाम है जिनके अंदर डिस्टिंक्शन आपको आनी चाहिए. लिबरलिज्म, आप जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे लिबरलिज्म होगी, इफ इट इज प्योर डेमोक्रेसी. ओके. इसके अंदर क्या होते हैं इंडिविजुअल, आपने बड़ी पढ़ा होगा,
हर इंसान को हक होता है, वो तनकीद कर सकता है, बोल सकता है, जहां जाना चाहे जा सकता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ अपना है। क्यों कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने पीस इंश्योर करना है, क्योंकि उसने बेसिकली मार्केट्स की सेल्फ रेगुलेशन को इंश्योर करना है। इकोनॉमी कब फ्लरिश करेगी, जब अमन होगा। जब अमन ही नहीं होगा तो लोग दुकानें बंद करके घरों में बैठ जाएंगे, हुकूमत को टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए इकोनॉमी को सस्टेन करना है, सोशल वेल बींग को सस्टेन करना है, तो रूल ऑफ लॉ बना। फिर लिमिटेड गवर्नमेंट, ये कहती है कि गवर्नमेंट का रोल बड़ा लिमिटेड होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना है, ह्यूमन राइट्स इंश्योर करे, लॉ इन्फोर्समेंट करे और जस्टिस को प्रमोट करे। लोगों के जाती मामलात में गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, मार्केट्स के अंदर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म कहता है कि जो रिलीजन है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद स्टेट। मजहब और सियासत ये दोनों सेपरेट होने चाहिए, और इसकी बुनियाद 1648 में रखी गई थी। फ्री मार्केट्स, मार्केट्स का मतलब ये है हर बंदे के पास आजादी है अपना कैपिटल जहां से उठा के जहां मर्जी ले जाए। एक बंदा पहले कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहा था, वो नहीं चला, उसकी मर्जी उसको उठा के कहीं और ले जाए। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री मार्केट्स एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट्स। गवर्नमेंट किसी बंदे के ऊपर टैक्स ज्यादा नहीं लगाएगी ताकि वो जो कैपिटलिज्म है उसको किसी तरह से डिस्करेज ना करे। इक्वालिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के अंदर इक्वालिटी। सोशल सेफ्टी नेट्स, इन्होंने लिबरलिज्म बात करती है सोशल सेफ्टी नेट्स की। इसका मतलब ये है कि जब एक सोसाइटी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को ओबे करेगी, जब एक इंसान हर लिहाज से सिक्योर होगा, ऑटोमेटिकली वो सेफ्टी नेट में होगा। फिर ये बात करते हैं प्लूरलिज्म। मसलन ये कहते हैं अगर कोई बंदा डिफरेंट जुबान बोलता है, आपकी जुबान मुख्तलिफ हो सकती है, आपका एथनिक ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्टेट के लिए आप सारे बराबर हैं। स्टेट आपको एक सिंगल एंटिटी के तौर पर डील करती है। यू आर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कोई मजहब की बुनियाद पे, कोई अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप की बुनियाद पे, कोई अपने कास्ट या सोशल स्टेटस की बुनियाद पे किसी किस्म की प्रिविलेज, किसी किस्म की एग्जाम्पशन का हकदार नहीं है। एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाता है। प्लूरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म एक ही बात है। हर इंडिविजुअल को उसके यूनिक स्टेटस और यूनिक एट्रीब्यूट्स के साथ और जैसा है एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया जाए, बजाय ये कि उसको कहें आप ये कर लो वो कर लो फिर हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। हर इंसान को उसकी नेचुरल आउटलुक के साथ एक्सेप्ट करते हैं। और फिर ये क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां पे इलेक्शन ऑफ रूलर, वो प्रेरोगेटिव किसके पास होता है, पीपल। पीपल हैव कैपेबिलिटी टू चूज देयर लीडर्स। फिर आता है सोशलिज्म। अच्छा, जो लिबरलिज्म है, इट इज मोर लाइकली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। आप इसको किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और सोशलिज्म बहुत हद तक 60% ये रिलेट करता है कम्युनिज्म के साथ, ठीक है। अब देखें सोशलिज्म इस्लामिक, इस्लाम वैसे तो कोई सिस्टम नहीं देता। अगर हम बात करें ना, इस्लाम कोई सिस्टम नहीं, इस्लाम कुछ असूल देते हैं, उन असूलों को आप किसी भी सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस्लामिक प्रिंसिपल की बात करें, दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू सोशलिज्म। अच्छा, एक तो इसमें है कलेक्टिव। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, वहां पे इंडिविजुअल ऑनरशिप, कम्युनिज्म में है स्टेट ऑनरशिप, सोशलिज्म में है कलेक्टिव, जो है वो सबका है, कलेक्टिव ऑनरशिप। एक इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी का वही मतलब जो हमने पढ़ा था ना, कि जब जनरल असेंबली ने किया कि टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी या टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू इनकम, जो ज्यादा अमीर है उतना ज्यादा टैक्स देगा, गरीब उसके ऊपर उतना, आपके पास सब मिनिमल टैक्स होगा, ताकि किसी भी किस्म की इनकम इनइक्वालिटी ना आए। सोशल वेलफेयर पर ये बिलीव करते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एक स्टेट के अंदर, उनकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है, रियासत की। पब्लिक सर्विसेज देते हैं, मसलन फ्री स्कूल्स, फ्री हॉस्पिटल्स, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर्स ये प्रोवाइड करते हैं। वर्कर्स कंट्रोल, कैपिटलिज्म के अंदर सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है बेटा, बर्जर्स क्लास का, एलीट क्लास का। सोशल वर्कर को एक एनिमल के तौर पे ट्रीट किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इमोशंस एंड नीड्स। यहाँ पे
वर्कर्स को कंट्रोल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई होता है इकोनॉमिक जस्टिस का। हर इंसान अपनी ड्यू डिमांड्स को कन्वे भी कर सकता है और उनको सिक्योर भी कर सकता है। ठीक है। प्लान इकोनॉमी, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करती है और इकोनॉमी को प्लान करती है सिर्फ इसलिए, यहाँ पे फ्री रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट इकोनॉमी को इस तरह प्लान करना है कि किसी किस्म की क्लास डिस्क्रिमिनेशन ना आए, किसी कैपिटलिस्ट को ज्यादा फायदा ना हो जाए, किसी आम इंसान के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। तो सेंट्रल प्लानिंग होती है। फिर कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस होते हैं। कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी आपके पास स्टेट्स है ना, वो मेयर कंपटीशन की बुनियाद पे नहीं चलते, वो चलते हैं कॉपरेशन की बुनियाद से। 4 दुकानदार है ना, और 3 दुकानदारों के पास अच्छी इनकम होगी, एक दिन ये चौथा खाली बैठा हुआ है, तो जो तीसरे है ना, पहले 3 वो मिलकर कॉपरेट करेंगे उसके साथ कि चलो यार हम 2 दिन अपनी दुकान बंद करेंगे आप बता दो, ताकि आपको क्या मिल जाए, कंपनसेशन मिल जाए। इस सिस्टम में यानी कि मोरालिटी के प्रिंसिपल पे भी बेस करेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट क्या करती है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को निगेट करती है। इसके जरिए थ्रू सर्टेन मेजर्स, मसलन रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगी, गवर्नमेंट जो एलीट क्लास है जो बहुत ज्यादा वेल्थ कमा रही है उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी, वो वेल्थ गवर्नमेंट के पास आएगी, गवर्नमेंट उस वेल्थ को बेच देगी कहाँ पे, सोशल वेलफेयर सर्विसेज में, और वो आम इंसान की पॉकेट में चले जाएंगे। चाहे वो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट हो नंबर 1, या गवर्नमेंट क्या करेगी, यूथ फैसिलिटेशन लोन्स में दे देगी गरीबों को बिना सूद कर्जे। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। और मिनिमल क्लास जो हमने पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शुतर बेमहार कॉन्सेप्ट है, एक इंटरप्रेन्योर है, कैपिटलिस्ट अरबों रुपया कमा रहा है और रियासत का कंट्रोल नहीं है। रियासत चेक करती है, रियासत का जिम्मेदारी है कि वो एक जगह पे दौलत की जो फरावानी है ना, या दौलत की जो सेंट्रलाइजेशन है उसको निगेट करेगी। कैसे निगेट करेगी? थ्रू प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। 1 अरब कमा रहा है ना, वो 10 लाख टैक्स देगा, एक 10,000 कमा रहा है वो सिर्फ 10 रुपए टैक्स देगा, ताकि उनके दरमियान ज्यादा गैप ना आए। समझ नहीं? इसका मतलब ये है कि देखो, ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के इन बिटवीन, कैपिटलिज्म के अंदर इंडिविजुअल के पास सारा का सारा राइट है, कम्युनिज्म के पास सारा का सारा राइट किसके पास है, स्टेट के। अब यहाँ पे स्टेट क्या करती है, लेट से कोई गवर्नमेंट इंटरप्राइज है तो गवर्नमेंट खुद उसके अंदर ज्यादा शेयर दे देती है आम पब्लिक को, ज्यादा को, यानी कि एक खास कैपिटलिस्ट को नहीं, आम वर्कर को। वर्कर के पास, वर्कर की सैलरी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, वर्कर को मिलेगा उसकी किसके मुताबिक, कंट्रीब्यूशन के मुताबिक। क्या कम्युनिज्म देती है कंट्रीब्यूशन के मुताबिक? आप देखो ना, अक्सर आपको मिसालें मिलेंगी कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट किसी का नाम शेयर्स दे देते हैं अपने वर्कर्स को। अभी सोशलिज्म कहीं पे ऐसा अप्लाई नहीं हो रहा, इसके लिए बड़ा आपको एल्ट्रुइस्टिक होना पड़ता है। अगर कंट्रीब्यूशन के मुताबिक देखे ना, एक फैक्ट्री है वो कमा रही है 10,000, वो 10,000 किसकी वजह से कमाया जा रहा है, वर्कर्स की वजह से, और वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन है 8,000, तो क्या फैक्ट्री का मालिक 8,000 बांटेगा? वो 2,000 बांटेगा, 8 खुद रखेगा। तो सोशलिज्म बेस करता है पेमेंट अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन। तो समझे एक तरह की कलेक्टिव ऑनरशिप आ जाती है कि बंदे उस प्रॉपर्टी को या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनरशिप की तरह वो डील करते हैं। नॉन फिजिकल, अच्छा, इसमें ये होता है जो कम्युनिज्म है ना, कम्युनिज्म आपको पे करती है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। लेट से ये 2 रोटियां खाता है, काम करता है 16 घंटे, ये काम करता है 1 घंटा, ये 3 रोटियां खाता है, इसको 1 घंटे के बदले 3 मिल जाएंगे, इसको 16 घंटे काम करके 2 मिलनी है। इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है कम्युनिज्म के, कम्युनिज्म लैक्स इकोनॉमिक जस्टिस। और जब देखो ना, ये 16 घंटे करके 1 खाएगा, जब इसको देखेगा ये 1 घंटा करके 3 खा रहा है, इसका 16 घंटे काम करने को दिल करेगा, नेचुरल टेंडेंसी है ना, डिस्करेज होगा, तो ये कहेगा भाई मैं भी एक काम करना है, रोटी बनाती थी 16 घंटे।
यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आमतौर पे इस निजाम को बेचने वाले होते हैं ना, इनके जो एजेंडाज होते हैं वो दे आर टोटली एंटीथेसिस टू द रियल मैनिफेस्टेशन। कम्युनिज्म जब आई थी ना, इतने हसीन ख्वाब दिखाए गए, लेकिन उसका क्या हुआ? चाइना भी फूड हंगर क्राइसिस में चला गया, रशिया डिसमेंबर हो गया। वजह यार देखो, इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम एक ही है, ये कंपटीशन प्रमोट नहीं करती। आपने एक स्टेट को चलाना है, उसके लिए सस्टेनेबल इकोनॉमी चाहिए। एक दिन आपने 10,000 कमाए, 10 साल बाद आप सिर्फ 3 रुपए कमा रहे हो, कहां से लाओगे पैसे? जो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, रियासत उनको क्या ऑफर कर रही है? पहला तो सवाल ये है, क्या एक बंदा सारी जिंदगी इसलिए मेहनत करे कि कल को मरे उसके पास छाती ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, उसकी प्राइवेट ओनरशिप ना हो? ठीक है, तो हाँ, इसके अंदर बड़े फ्लॉज है, जिसकी वजह से लोगों का काम करने को दिल नहीं करता। देखो ना, आप अर्निंग करते हो, नौकरी करते हो, इसलिए करते हो ना कि कुछ कमाएंगे, अपना कुछ बनाएंगे जो सिर्फ हमारा अपना जाती हो। और अगर ऐसा सिस्टम ही ना हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, तो फायदा सब कुछ रियासत का, रियासत किसी भी टाइम ले सकती है। इनसिक्योरिटी है, लैक ऑफ कंपटीशन है, सोशलिज्म के अंदर ये चीजें मिली। सोशलिज्म इसलिए आइडियल सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें कम्युनिज्म की भी हैं, कुछ चीजें कैपिटलिज्म की भी हैं। मसलन ये कंपटीशन प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, जस्ट लाइक कैपिटलिज्म। और इसके अंदर देखिए, कलेक्टिव ऑनरशिप का जो रूल है वो डिफ्यूज्ड है, जस्ट लाइक कम्युनिज्म। यहाँ पे कोई एक बंदा रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करना। दैट्स इट। और अभी नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया पार्ट 1 का, और उसके बाद इंशाल्लाह पेपर 2 आपका हो जाएगा। आसान से टॉपिक है, और ये अगर आएंगे तो मे भी 10-10 नंबर का एक टॉपिक आ जाए, 20 नंबर के ये टॉपिक्स नहीं। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये वैसे भी आपको ना, क्या हुआ बेटा, इधर बात जी। सिलेबस नहीं नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ। इसके दो सिलेबस आपका ना 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। पहला हाफ हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी दूसरे हाफ पे जाना है, जिसमें हम जाएंगे कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। और कुछ एक एक दो डायनेस्टीज हमने पढ़ी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चल जाए, लेकिन अच्छी और समझ आ चल जाता, बिल्कुल चल, कोई मसला नहीं, चल जाता, चल जाता है। यू डोंट नीड टू पुट इन आर्टिस्टिक आर्ट। ये हमारी माइक ऑन करके बेटा, किसी ऑनलाइन स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं जी। रेवोल्यूशनरी जो पीपल थे, हाँ इनको सर आपने का एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, देखो वो कौन थे? मैं बता रहा हूँ, फ्रांस के अंदर ना जो लोग ना असेंबली के अंदर, वो लोग आते हैं जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी होती थी। फ्रांस के अंदर क्राइटेरिया ये था, हमने पढ़ा ना, उन्होंने एक सिस्टम निगेट की, वो क्या निगेट किया था? वो था प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। क्या था? प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। सो ये आप नियत होती थी ना, वो कहलाए जाते थे रिप्रेजेंटेटिव। हर बंदे को नहीं आने देते थे। ये नोबल से नीचे थे। थे, आपके मिडिल क्लास थी ना, बड़ा नहीं, मिडिल क्लास बड़ी तगड़ी भी बात है, लेकिन वो आती किसके अंदर थी?